हैं। पहले हम लोग सारे रेशियोज देख लेते हैं, लिख लेते हैं और उस पर फिर सम्स बनाएंगे। टोटल में सॉल्वेंसी में 5 रेशियोज हैं, ठीक है। पहला 4 करेंगे, एक बाद में करेंगे। बाद में क्यों? क्योंकि वो अभी करना संभव नहीं है जब तक आप प्रॉफिटेबिलिटी खत्म नहीं कर लेते। सो पहले आज 4 रेशियोज ही कर रहे हैं सॉल्वेंसी में। सबसे पहला जो रेशियो आता है डेट इक्विटी रेशियो। हाँ, जितना रेशियोज आप पढ़ेंगे ना वो सब आपको moneycontrol.com में हर कंपनी का मिल जाएगा। इफ यू गो टू moneycontrol.com and you look for financial statements, you get ratios. Current ratio will be there, quick ratios will be there. All the ratios that you study, you will get it there. सॉल्वेंसी का पहला रेशियो है डेट टू इक्विटी। उससे पहले हम लोग एक मास्टर फॉर्मूला अभी यूज करेंगे, ठीक है। लिखिए शेयर होल्डर्स फंड लिखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड। नहीं, ये एक मास्टर फॉर्मूला है, ये किसी का पार्ट नहीं है। ये एक फॉर्मूला आपको लगेगा हर सम में, तो इसीलिए शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। अगर आपको बचपन याद हो आपका, C प्लस L इज इक्वल टू A, याद है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है, किसी को पता है? शेयर कैपिटल एंड वारिजा, इफ आई आस्क यू व्हाट कम्स अंडर शेयर कैपिटल? equity share capital and preference share capital. Can you tell me 5 reserves you have done issue of shares? Mahit? Securities premium reserve, capital reserve, general reserve, और याद रखिएगा बैलेंस इन दी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस अगर बाय चांस रहा उसका मतलब लॉस है, तो ये आप ऐड करेंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। NCL को याद कैसे की थी, किसी को याद है? LOL, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करेंट लाइबिलिटी वाज एस्टॉस, अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। टोटल एसेट्स में 2 पार्ट होंगे, करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट वाज CIT CSO और नॉन करेंट एसेट को हम लोग बोले थे PICINDLO। भैया मतलब आप पूरा बैलेंस शीट ही बोल रहे हैं, याद करना होगा, उसके बिना रेशियो संभव नहीं है, ठीक है। इफ यू डोंट नो दिस, होगा क्या, मेरे को आज क्या क्या लग सकता है मैं आपको बताऊं। मेरे को शेयर होल्डर्स फंड लगेगा तो क्या होगा, ये आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। तो इसीलिए क्या है, आप TA माइनस NCL माइनस CL करेंगे तो आपको शेयर होल्डर फंड आएगा। मतलब इतना आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि अगर फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट तो आपको शेयर होल्डर्स फंड दे देगा, नहीं देगा, अपने को खोजना होगा। ये मास्टर फॉर्मूला अगर आप नहीं लर्न करेंगे तो आप सॉल्वेंसी रेशियोज नहीं लर्न कर सकते। मतलब आप फॉर्मूला तो लर्न कर लेंगे पर आपसे सवाल नहीं बनेगा, चलेगा। So we are discussing solvency ratios. First thing that you need is this master thing that you need to learn. Otherwise we cannot move forward. चलेगा। पहले हम पूछना चाहते हैं, सौरभ आपका एग्जाम कैसा था? कितना लग रहा है आएगा? मतलब 16 अब तो आएगा, 20 मार्क्स का था, MCQ टेस्ट था। अच्छा, प्रोराटा और सब MCQ में करना था, टाइम बहुत कम था। कंप्लीट किए थे? हाँ, कंप्लीट तो हो गया था। परफेक्ट, बोलिए। होता क्या है, देखिए क्या है, जैसे अगर आप लोग आ नहीं पाए क्योंकि आपका वही मैथ्स ट्यूशन का इशू चल रहा है, हाँ, तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, सॉल्वेंसी पढ़ाई नहीं अभी तक। तो जैसे आप अगर वीडियो देखे होंगे, 4 भाग में रेशियो को तोड़ा गया है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं आपकी फाइनेंशियल लिक्विडिटी, है ना, मतलब कितना आपका कैश पोजीशन है, उसमें फटाक से बताओ तो वारिजा कौन सा 2 रेशियो है? करेंट का फॉर्मूला
करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या लेते हैं मैम? CIT CSO और डिवाइडेड बाय एस्टॉस। अब CIT CSO बाय एस्टॉस अगली क्लास तक ट्राई करिएगा कि फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाए, क्योंकि ये मैं फिर बोल रहा हूँ, शेड्यूल 3 के बिना ना आप रेशियो कर सकते हैं, ना आप कैश फ्लो कर सकते हैं, ना आप कंपैरेटिव कॉमन साइज कर सकते हैं। तो पहले वो फॉर्मेट लर्न करना होगा, आपको रटना होगा, है ना, उसके बिना नहीं है कुछ। वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है कि हेडिंग सब हेडिंग क्या है, आपको फिंगर टिप्स पे आपका बैलेंस शीट सजा हुआ लगा रहना चाहिए। तो वंशिका मेरे को बताइए ना, CIT CSO में फुल फॉर्म्स क्या क्या थे? C स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, नहीं करंट लाइबिलिटी कैसे एसेट है, पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री सारा लेते हैं क्या? क्या क्या हटाते हैं? लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री में नहीं आता है वो। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर भी आ आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ISC अगर आप हैं तो कैश बैंक है, CBSE का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, हमको चारवीं दिखा चुकी है किताब में, ठीक है। और अदर करेंट एसेट्स, अच्छा बीच में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस छूट गया हमसे, और अदर करेंट एसेट, सीज कैश एंड बैंक बैलेंसेस मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर एस्टॉस में आता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। क्विक रेशियो क्या था? क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट किसे आता है? नहीं, गलत बोल रहे हैं, इसको ठीक करने दीजिए। लूज टूल्स और वो इन्वेंट्री से हटता है करंट रेशियो के लिए। इन्वेंट्री और प्रीपेड, पूरा इन्वेंट्री हटा देंगे, चाहे लूज टूल हो नहीं हो, पूरा इन्वेंट्री हटेगा, प्रीपेड एक्सपेंस हटेगा, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड टैक्स हो, प्रीपेड सैलरी हो, प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड है ना हो, प्रीपेड कुछ भी है हट जाएगा, चलेगा। ये दोनों चिरांचू हम लोग का पर्पस क्या दिखाता है? आपका पॉकेट में पैसा कितना है, योर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज नॉट अ वेरी ग्रेट मेजर ऑफ मेजरिंग समबडीज फाइनेंशियल पोजीशन। दिव्यांका बोलती है यार भैया सही है, भैया लाख रुपए लेके घूमते हैं पॉकेट में, भैया के पास बहुत पैसे हैं। ये झूठ बात है, लाख रुपए बोरो किए हुए हैं, लोन है, लेके पैसा घूम रहे हैं, सच बात है, पर अपना ही नहीं है। सो जब आप किसी को जज करेंगे तो सिर्फ लिक्विडिटी पे नहीं जज कर सकते, आपको ये देखना होगा कि उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और आपको याद होगा अराउंड हाफ एन आवर हम लोग बहस किए थे कि लिक्विडिटी मीन क्या करता है और सॉल्वेंसी मीन क्या करता है। जब हम किसी का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं चिरांशु, मतलब मैं आपको हिंदी में अगर बोलूँ ना, किसी का औकात देखना चाहते हैं, और औकात शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं देखी जाती। मतलब आप अगर मेरे से आके पूछते हैं कि भैया आप कितना रुपया कमाते हैं, और हम आपको बोलते हैं मेरे पास 2 गाड़ी है, मेरे पास 2 बाइक है, ये मैं आपको गलत आंसर दे रहा हूँ। मैं कितना कमाता हूँ वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है। और अब जब आप मेरे से पूछते हैं मेरी नेटवर्थ क्या है, तब मैं आपको नहीं बताता हूँ मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको अपनी एसेट्स बताता हूँ, मैं आपको ना पोर्टफोलियो बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या क्या मेरे वैल्यूएशन है, क्या मेरे एसेट्स हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा मेरे पास कितना कैश पड़ा है घर में, मैं आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन बताऊंगा अपनी। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जब आप किसी की जज करना चाहते हैं तो उसको सॉल्वेंसी बोला जाता है। वर्ड कम्स फ्रॉम द सॉल्वेंट। और आप पढ़े होंगे ना 11 में, ही बिकेम इनसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो जाने को बोला जाता था। तो आपकी लिटरली अगर हिंदी में अगर सॉल्वेंसी की अगर कोई वर्ड है तो वो है औकात। सो उसको देखने के लिए आप शॉर्ट टर्म पोजीशन नहीं देख सकते, आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन देखना होगा। तो सॉल्वेंसी विल बी एवरीथिंग रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म पोजीशन। और आपके आने से पहले मैं बोल रहा था सॉल्वेंसी चालू करने से पहले 4 रेशियो करेंगे हम लोग आज, उस पर सवाल बनाएंगे। ये मास्टर फॉर्मूला अगर आप याद नहीं करेंगे तो सॉल्वेंसी नहीं बन पाएगा, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सी कैपिटल का नाम बदल गया है अब शेयर होल्डर्स फंड, प्लस एल 2 पार्ट के हो सकते हैं, छोटा बड़ा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। सो नॉन करेंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी, तो C प्लस L इक्वल टू टोटल एसेट। अब वो कंपनी में थोड़ा एडवांस हो गया, बड़े शब्द आ गए, कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड बन गया। शेयर होल्डर्स फंड के 2 हिस्से हो गए, मालिक का लगाया हुआ पैसा, कमाया हुआ पैसा। लगाया हुआ पैसा शेयर कैपिटल हुआ, कमाया हुआ पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस हुआ। लगाया हुआ भी 2 प्रकार का हो गया, एक अपना प्रॉपर ओनर इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस, दोनों ही ओनर है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL, ये सब आप पढ़ेंगे। ये दोनों मिला के मालिक का पैसा है। उसके बाद NCL में LDOL होता है, पर मैंने आपको LOL ही लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एस्टॉस में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF, जो आप
इको में पढ़े होंगे अगर आप सीबीएसई को बिलोंग करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और डी बीच में आता है, वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। शॉर्ट टर्म है सर, बैड डेट है ना, प्रोविजन तो छोटा मोटा है, और उसको ना प्रोविजन बोलना ही नहीं है चिरांशु, वो डेटर से ही लेस हो जाएगा, उसको डायरेक्टली लेस कर दीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है ना, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हम उसको अलग प्रोविजन नहीं बोलते हैं, मशीन लेस प्रोविजन दिखाते थे। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे साथ 11 में प्रोविजन वाला क्लास किए थे, अक्यूमुलेटेड डेप है, कुछ नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अलग से प्रोविजन नहीं है, वो डेटर से लेस होता है, तो डेटर लेस पीवीडी करते थे। यहां पर भैया फिर क्या जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, एक ही प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। कहां पे? ओ है ना, PICI NDLO, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बिल्डिंग बना है, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, आधा इंटेंजिबल है, पेटेंट पेंडिंग है, कॉपीराइट पेंडिंग है, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लंबा लंबा इन्वेस्टमेंट किए आप। फिर आता है डेफर टैक्स एसेट, आता नहीं है सिलेबस में। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लंबा चौड़ा किसी सब्सिडरी को, किसी होल्डिंग कंपनी को लोन दिए हैं, और अदर नॉन करेंट एसेट्स। जी, C+L = A। नहीं सर, बहुत अच्छा चीज़ पूछ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया, आप स्टॉक खरीदें, इक्विटी खरीदें, डिवेंचर खरीदें, इट इज मेंट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। एंड व्हेन यू हैव एडवांस्ड अ लोन, द ओनली बेनिफिट फ्रॉम देयर इज इन इंटरेस्ट इनकम। जब आप इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको NCI नहीं बोलेंगे, उसको लोन बोलेंगे। और जब आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आप कैपिटल एप्रिसिएशन, या अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ खरीद रहे हैं जिससे आपको मतलब महंगा में बेचना है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है। आप पर इन्वेस्टमेंट के बाद तो बोले थे कि मतलब जो कंपनी पैसा लगा रही है, कंपनी का क्या लोन दे रहा है कि इक्विटी ले रहा है? नहीं, जैसे अब हम एसेट खरीद रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट। कंपनी में एसेट कैसे लेगा यार तुम? कंपनी में एसेट, अच्छा वो हम लोग का पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। और क्या बनाए, दूसरा कैसे बनाएगा यार? कंपनी का पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट, लाइक कंपनी का पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट, कंपनी का पर्सपेक्टिव से रिलायंस में तुम टाटा का एसेट कैसे खरीदेगा? हाँ, अच्छा वैसे का। हाउ विल रिलायंस बाय लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ टाटा? रिलायंस कैन बाय स्टॉक्स ऑफ टाटा, रिलायंस कांट बाय, अच्छा यार फैक्ट्री तो गजब लग रहा है, हम तुम्हारा फैक्ट्री ले लेते हैं। आई कैन बाय इक्विटी ऑफ टाटा, इक्विटी, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, कुछ भी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। अब इस पे बहस करना है तो कर सकते हैं। PPE क्यों ले रहे हैं, यूज करने के लिए कि कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए? अगर अपना फैक्ट्री के लिए लैंड एंड बिल्डिंग ले रहे हो तो वो PPE है। अगर ले रहे हो फ्लिप करने के लिए, फ्लिप करना मतलब से यू फ्लिप हाउसेज, यू फ्लिप प्रॉपर्टी, खरीद रहे हो बेचने के लिए, तब वो NCI में जाएगा। पर हमारे सिलेबस में ना सर, लैंड एंड बिल्डिंग जब होता है ना, तो इसका मतलब अपना फैक्ट्री वाला लैंड एंड बिल्डिंग है जी। तो अब क्या होता है ना वारिजा, मैं बिलीव ही नहीं करता घर लेने में। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, आई लिव इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी। पर्सनली अगर आप मेरा घर जानते होंगे तो यहाँ पे मेरा रेंटेड प्रॉपर्टी है, पर आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट और एनीथिंग। मैम, आई हैव 2 प्रॉपर्टीज दैट आई हैव बॉट इट माई नेम। I do not believe in buying a property in which you live in. That is the worst investment people make. The returns are so low, क्योंकि आप बेचोगे तो नहीं, प्लस उसमें से कोई इनकम भी नहीं आएगा। तो मान लीजिए, गजब है यार, मान लीजिए कि मैं एक प्रॉपर्टी लिया था यहाँ पर न्यू अलीपुर में, मर्लिन में, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मैं ना भाड़े पे चढ़ा दिया हूँ मैम। तो वहाँ से रेंट आता है मेरे को लगभग 20-22 हज़ार रुपया, और मेरा घर का रेंट ही जो है जहाँ मैं भाड़े पे रह रहा हूँ वो भी 20-22 हज़ार रुपया। सो नेट में देखिए तो मेरा फ्री हो गया रेंट, बट मेरे पास वो मैं जब चाहे उसको बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वो घर में रह रहा होता ना तो मैं बेच नहीं पाता उसको। हाँ, पर EMI का मेरे को टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। इनकम टैक्स पे हम ब्याज देते हैं, तो इनकम टैक्स मेरे को बोलता है कि अगर आप जो इंटरेस्ट की EMI देते हो ना सर, आप अपने प्रॉफिट से रिड्यूस कर करके दे सकते हो। तो जो मेरा प्रॉफिट आता है उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, हमको 30% टैक्स रिबेट मिल जाता है। सो ये सब टैक्स प्लानिंग है, इवेजन नहीं है। ये लेजिटिमेट रीजंस है जहां पर आप पढ़ाई से अपना पैसा बचा सकते हैं, कि आप खुद प्रोविजन पढ़े समझे कि अच्छा ये काम करना होता है। क्योंकि जैसे ही आप एक प्रॉपर्टी अपने ले लिए, जैसे आप पूछे ना और क्या हो सकता है, यू टेक एन इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग दैट गोज इन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बट यू टेक अ बिल्डिंग टू मैनेज योर ऑफिस जिसमें आप काम कर रहे हैं,
रह रहे हैं, वो कहाँ जाए? कौन सा एसेट? कौन सा? वो भी नॉन करेंट है, पीपी बन जाता है वो। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको, जब तक, मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक ये नहीं होगा, ना रेशियो बनेगा, ना कंपैरेटिव कॉमन साइज बनेगा, और ना कैश फ्लो बनेगा। याद रखना, शेड्यूल 3 से इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनी बैलेंस शीट है ही नहीं। जो लोग मेरे साथ इश्यू ऑफ शेयर्स कर चुके हैं, हाय ना में जवाब दीजिए, भैया कहीं ना कहीं ये भी बैलेंस शीट का काम ये शेड्यूल 3 से ही था। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, लेस कॉल जनरल, वो भी शेड्यूल 3 है। सबसे कम इज्जत है मार्क्स में शेड्यूल 3 का। टोटल मार्क्स अलॉटेड जानते हैं? 3, 1 MCQ 4, 4 मार्क अलॉट किया बेचारे को, पर उससे कोई चैप्टर बन ही नहीं पाएगा उसके बिना। आपके स्कूल में कंपैरेटिव कॉमन साइज पढ़ाना स्टार्ट किया है? फॉर्मेट ही इसका यही है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और करना क्या है? आई नो वारिजा को दिक्कत आएगा, करना क्या है? जोक्स अपार्ट, 2 साल का माइनस करके परसेंटेज निकालना है। 12वीं क्लास के बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। Yes, sometimes we become complacent and we make mistakes, and I'm not मतलब ridiculing you or making fun of that. So, but the format of that is the main key. Calculations are not the part which we are getting marks for. It is assumed कि आप ठीक करेंगे। So मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम, ये हाथ में रखना। अगली क्लास में आने से पहले ये ऐसा करना कि भैया आप मेरे से पूछिए, हम आपको बता देंगे। शेयर होल्डर्स फंड 2 पार्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, LOL, long term borrowing, other non current liability, long term provision, current liability, STOS, short term borrowing, trade payable, other current liability, short term provision, current assets, non current assets, PICI, NDLO, property plant and equipment and intangible main heading। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट, फिर करंट एसेट। हाँ, ऐसे ही आपको बोलना है। और मैं कोई नहीं, मैं भी एज ए स्टूडेंट नहीं याद कर पाया था, पढ़ा के बोल के याद हो गया। कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही हम कोई जीनियस है। जेन्युइनली आई थिंक आई एम अ टीचर हु हैज लेस इंटेलिजेंस, मोर हार्ड वर्क, दैट इज माई फॉर्टे। नहीं है गिफ्टेड हम, पर मेहनत करना आता है। तो मेहनत से आप ये अपना इंटेलिजेंस को मेकअप करिए। अरे कुछ विद्वान टीचर लोग ना ऐसे कर लेगा, 92 × 99 × 500 हो गया। हम तो कैलकुलेटर में गलती करते हैं। सो इफ वी हैव नॉट बीन गिफ्टेड इन टर्म्स ऑफ वेरी फास्ट थिंग्स, वी हैव टू कॉम्पनसेट विद द नंबर ऑफ आवर्स। मेहनत करना होगा ना। तो प्लीज आने से पहले अगला क्लास रट के आना, क्योंकि आज भी आप देखोगे कि भैया नहीं है सिर्फ फॉर्मूला में डालने वाला। तो पहला, चिरांशु आपसे बात करना चाहता हूं, पहला रेशियो, और ये मेरा फेवरेट रेशियो है। मैं जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं सबसे पहले यही देखता हूं। मेरा ये पहला क्राइटेरिया है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी का तात्पर्य क्या है? कंपेयर्ड टू योर इक्विटी, हाउ मच डेट डू यू हैव। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेट, वारिजा, एज पर योर कॉमन सेंस हियर, शुड वी लुक एट टोटल डेट और जस्ट लॉन्ग टर्म डेट? ओनली लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म प्रोविजन देख रहे हैं ना, मतलब लॉन्ग टर्म पोजीशन देख रहे हैं ना। सो एग्जाम्पल सुनिएगा एक बार। मैंने बिजनेस में 6 लाख रुपए लगाए हैं और मैंने 12 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है बिजनेस में। सोच में डेट इक्विटी रेशियो 2:1 अपने आप निकल गया। भैया लॉजिक क्या है? देखिए, टोटल पैसा चाहे आप लगाओ कि लोन लेकर लगाओ, टोटल पैसा लगाने का मतलब इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। कहां से आएगा वो 2 जन का पैसा? या तो ओनर लगाएगा या वो बोरो करेगा, और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे दैट यू कैन डू इट। आइदर यू गिव अप इक्विटी और यू टेक डेट। एवरी सिंगल शार्क टैंक कॉन्वर्सेशन, आई एम रेडी टू गिव यू 30% इक्विटी के लिए इतना एंड अ लोन, है ना? पढ़ सुने होंगे कभी ना कभी। लोन बोलते ही आप ना आउटसाइडर हो जाते हैं। सो बेसिकली वी वांट टू नो द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ओनर्स एज कंपेयर टू आउटसाइडर्स। मैं डेट इक्विटी अगर कभी भी 2:1 के ऊपर हो जाता है ना, मैं नहीं जाता उस कंपनी में। मेरे को डर लगता है कि यार ओनर से ज्यादा क्लेम तो बिजनेस में बाहर वालों का है। ज्यादा पैसा लगा के कौन बैठा है? बाहर का आदमी। ओनर से ज्यादा
डर या पैसा कौन लगा के बैठा है? बाहर का आदमी। हाँ, एक ऐसी कंपनी है मेरी जो डेट इक्विटी रेशियो लगभग 700% है, 7 टाइम्स, 7:1। लेकिन तो भी भाई मजा जो दे रही है वो कंपनी, मेरे को आज तक कोई कंपनी नहीं दे पाई। अडानी इतना डेट ले चुका है ये लोग कि मतलब कोई भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर आपको बोलेगा भाई इस कंपनी से दूर रहो, पर जो भाग रहा है शेयर। अब जब हाथ किसी बड़े आदमी का आपकी कंपनी पे हो जो इस देश को चला रहा है, तो कौन देखता है फाइनेंशियल रेशियोज? अब की बार 400 पार, क्या फर्क पड़ता है? मालूम है कंपनी नहीं डूबेगा, मैटर ही नहीं करता है। हाँ, 2024 के इलेक्शन के बाद में भी 2028 में उसको हम बेच देंगे, अगर क्योंकि बीजेपी नहीं आया तब ये कंपनी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हालत जा रहा है। बट अभी करेंटली देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट कंपनी। अरे यार, एक वो था ना, आपको याद है हाइजेनबर्ग करके, हिंडनबर्ग, हाइजेनबर्ग तो वॉल्टर वाइट है, हिंडनबर्ग, सॉरी, हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल वो है, कंपनी है जिसने अडानी पे केस किया था। केस क्या मतलब, बोला था कि फ्रॉड है। इंडिया में वो अभी सेबी में एकदम क्लीन चिट मिल चुका है उसको। यूएस में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जानते हैं, इंडियन कंपनी का। मैं तुम लोग करो, हमको हमारा यहाँ ठीक है सब, तुम अपना देखो, तुम्हारा देश है, तुमको मर्जी। हम लोग तो मस्त है भाई, क्लीन चिट है, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया अडानी का कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, बढ़िया। हाँ, तो अब कहाँ से गया क्या लेटर वो हमको नहीं पता, हमको भाई अपना सेंटर बंद नहीं करवाना है। डेट इक्विटी का फॉर्मूला ही डेट बाय इक्विटी है, जहां डेट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का मतलब होगा शेयर होल्डर्स फंड। वत्सल, आपके लॉजिक से या आपके कॉमन सेंस से बताइए ना, लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आना चाहिए सर? अच्छा पहले बता, एनसीएल में, पूरा एनसीएल में, याद कर, हम बता रहे थे को फिर से, पूरा एनसीएल में क्या क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेट में हम सिर्फ एल और एल लेते हैं। अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि हम बोरो नहीं किए, ये हमारा लंबा लाइबिलिटी है, हम मानते हैं, पर ये हमारा डेट नहीं है। डेट का मतलब मांगना होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मैम एक ही लॉन्ग टर्म प्रोविजन हम आपको बताएं, कौन सा? नहीं, वो तो बोरोइंग है, वो नहीं, वो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविडेंट फंड। 2 मिनट अपना इको का कॉन्सेप्ट यूज करिएगा, प्रोविडेंट फंड बोरोइंग नहीं है। सीओई में जाता था ना, याद करो, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। आप मेरे क्या है विदिशा? एम्प्लॉय। तो मैं आपका सैलरी काटता हूं और बोलता हूं ये आपकी सैलरी ₹1,00,000 है, पर मैं आपको 80,000 रुपये दूंगा। जब आप रिटायर करोगे, आपको ब्याज समेत आपको रिटायरमेंट में मैं पैसे दूंगा। ब्याज किस पे देते हैं? लोन पे ही तो देते हैं। आप बोल रहे हो प्रोविजन, पर इन अ वे आप तो 20,000 का लोन ले रहे हो अपने एम्प्लॉय से, तो फंडामेंटली तो वो डेट ही होना चाहिए। सो लोग क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म डेट में एलटीबी प्लस एलटीपी। सर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं ना सर, अभी सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी देखना था जब, तो ले रहे थे CA/CL, संग संग पेमेंट करना है। नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म। अभी लोन ले रहे हैं खर्चा करने के लिए। आज तो मेरा लोन देखिएगा क्रेडिट कार्ड पे ₹1,50,000 का चल रहा है, हम कल पे कर दें, इससे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आएगा? ये छोटा मोटा लोन है अपना घरेलू खर्चा के लिए। हाँ भैया, आपके नाम पे होम लोन चल रहा है जो सालों साल चलेगा, वो हुआ रियल डेट लॉन्ग टर्म के लिए। बोलिए। जीडीपी, एलटीबी प्लस एलटीपी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अभी बता रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ लॉन्ग टर्म, भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अच्छा एलटीडी इज लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट जिसका 2 पार्ट क्या है? अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं बताएगा तुमको एग्जाम्पल पूछ सकता है, डिवेंचर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, सब बता रहे हैं।
जिसपे आप आधी घंटा फालतू बहस किए थे, गिरवी पे। जहां गिरवी होगा वो सिक्योर्ड हो गया, और जहां गिरवी नहीं होगा वो अनसिक्योर्ड हो गया। अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी में ना वो ऐसा लाइबिलिटी जो डेट नहीं है, लाइक अ डिपॉजिट, लाइक अ कस्टमर एडवांस। नहीं आप लिए, कंटिजेंट क्यों है? पर डिवेंचर भी लिखा है पब्लिक डिपॉजिट के। हाँ एकदम। आज के जमाने में आपको पता होगा, नहीं पता, पब्लिक डिपॉजिट अब अलाउड ही नहीं है। यू कैनॉट इशू पब्लिक डिपॉजिट टू द पब्लिक, पर अकेडमिकली दे हैवंट चेंज्ड। हाँ बंद कर दिया है। हाँ अब लॉन्ग नहीं, पहले लॉन्ग टर्म में भी आता था, अब तो अलाउड ही नहीं है। बिकॉज करते क्या थे कंपनीज, बैंक के रेट से ज्यादा एफडी का रेट देने का कोशिश करते थे, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर में वो प्रॉब्लम आ जाता था कि बैंक्स को प्रेफर ना करके कंपनी में पैसा लगाते थे और कंपनी फिर डूब जाती थी। बिकॉज सी यू वुड नॉट थिंक अबाउट कि हाँ वही डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। सो नाउ इन रियलिटी, पर बुक्स में आपको मिलेगा अभी भी, सम्स में है। हाँ सहारा के साथ भी यही हुआ था। तो अनसिक्योर्ड लोन हो, सिक्योर्ड लोन हो, डिवेंचर हो कि पब्लिक डिपॉजिट हो, सब क्या है? अच्छा अब बच्चा भैया बोला आप लिखवाए नहीं, ठीक है भाई लिख लो। लॉन्ग टर्म बैंक लोन भी भाई लोन ही है ना। हाँ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब, पर लिख बोल देना मतलब बेटर रहता है। पर हाँ वही जैसे बैंक लोन तो सिक्योर्ड लोन नहीं आता, बोल देना सही नहीं है। बोले आप तो सिक्योर्ड लिखवाए थे, बैंक लोन नहीं लिखवाए थे, कोई तो पकड़ ही सकता है, तो इसलिए भाई लिख दो। तो ये सारा क्या है? बोरोइंग है। एक ही है आपके लेवल पे, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, या अगर हम नहीं देखे आज तक, पर अगर जनरल नॉलेज प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, दोनों ही एम्प्लॉय का पैसा है। जब आप रिटायर करते हैं तो कंपनी आपको कुछ एक लमसम पैसा देता है, सारा कंपनी देता है। हाँ पर पीएफ आपका सैलरी का पार्ट है। ये ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी कम्स एज लाइक फॉर वर्ड फ्रॉम अ गिफ्ट। ये आपका, हाँ ये आपका एक एडिशनल बेनिफिट है। नहीं उसका फॉर्मूला है यार, नंबर ऑफ ईयर्स वर्कड इनटू नॉर्मल लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 15/26 करके, जब भी कंपनी छोड़ेंगे 5 साल काम करना होगा मिनिमम। पेंशन तो मंथली होता है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में होता है। आपका ग्रेचुइटी होता है लमसम में, ग्रेचुअसली मतलब एज अ गिफ्ट, थैंक यू फॉर वर्किंग फॉर अस, वी पे हिम अ लमसम। वो दो ही प्रोविजन आपके लिए रेलेवेंट रहेंगे। नहीं गिफ्ट है ना, सॉरी प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, दो ही है। वंशिका दे दो, इधर दे दो, दे दो, बोलिए। कंपनीज एक्ट में ग्रेचुइटी नहीं है रे, ग्रेचुइटी एक्ट है का अलग, उसके देना कंपलसरी है। पीएफ का एक्ट कंपनीज एक्ट में नहीं है। देयर इज अ ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी एक्ट। तो अगर आप भगवान ना करे सीए पढ़ना चाहें तो आपके सीए इंटरमीडिएट में आपको ये सारे लॉ पढ़ने हैं। कंपनीज एक्ट एक छोटा सा पोर्शन है, उसके अलावा आप कम से कम 17-18 अलग लॉ पढ़ेंगे। सरफासी बोल के एक लॉ है, फॉरेन एक्सचेंज, फीमा, फीरा, ये सारे लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेबी, ठीक है, ये सारे आपको लॉ, सेबी का एक्ट है अपना अलग। तो जब आप सीए करेंगे, अगर करेंगे तो ये सारे लॉ, और इसके भी ऊपर अगर आपको पढ़ना है तो आप सीएस करिए, लॉ रिलेटेड, उसमें ज़्यादा लॉ है। मतलब उसके अंदर टॉर्ट्स, फिर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स, लिटिगेशंस, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का काम ही लॉ रिलेटेड है। सीए का रिलेटेड क्या है, उसको लॉ भी जानना है, टैक्स भी जानना है, कॉस्ट भी जानना है, अकाउंट्स भी जानना है। तो ऊपर 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 से सब कुछ जानेगा। और कंपनी सेक्रेटरी के लॉ के पेपर ही 4 है, इकोनॉमिक लॉ अलग, बिजनेस लॉ अलग, कंपनी लॉ अलग, लेबर लॉ अलग। तो 4 पेपर तो लॉ पे है, और चारों के 100-100 मार्क के पेपर है। तो आप समझ सकते हैं इस सिचुएशन क्या होगा। बिजनेस लॉ हो गया, जैसे मेरा बिजनेस लॉ है, कंपनीज, हम कंपनी एक्ट तो नहीं है, तो उसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट आ जाता है।
नहीं नहीं, जो बिजनेस से रिलेटेड है चलेगा। तो ये हो गया आपका डेट इक्विटी रेशियो। यहां किसका पैसा है? बस एक बात बता, बिफोर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, अगर मेरा कैपिटल आज 1 लाख है, उसमें ऐड नेट प्रॉफिट ऐड नेट प्रॉफिट ऐड नेट प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो ऐड नेट प्रॉफिट करके 50 लाख है। तो मेरा कैपिटल 1 लाख ही है कि 50 लाख है? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस तो यार इज बेसिकली इन अ कंपनी नॉट एडेड टू कैपिटल। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप यू कुड डू दैट व्हेन यू डिड फाइनल अकाउंट्स। कैपिटल है, ऐड नेट प्रॉफिट कर दिया, अकेला था। अब कंपनी के इतने सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, थोड़ी ना बांट दें। इनफैक्ट आप तो पढ़े हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के तो यूजेस रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि 2 BPD छोड़कर आप उसको और कहीं इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, पर है तो ओनर का ही पैसा। सो इसीलिए शेयर होल्डर्स फंड पूरा लेना होगा आपको। क्लियर है? तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, मालिक का पैसा, चाहे लगाया हो कि कमाया हो, मैटर नहीं करेगा। और मतलब उसमें वो प्रेफरेंशियल हिसाब है जी, ओनर हर प्रकार का जाएगा। डिबेंचर्स डेट है जी, भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किधर है? मशीन से लेस होता है यार, वो नहीं, अगर प्रोविजन में डालना हो गलत हो जाएगा, नहीं होगा, वो प्रोविजन है ही नहीं, वो बेसिकली मशीन का वैल्यू रिड्यूस करता है। चलें आगे, नेक्स्ट लिख जी। शेयर कैपिटल का 2 टाइप क्या बोले थे आप? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अच्छा, अच्छा, इस शेयर होल्डर्स फंड, अच्छा ये नहीं बताया ना, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सॉल्वेंसी रेशियो का ना एक बहुत सॉलिड बात हमको लगता है, फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ता है। डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? डेट बाय इक्विटी। तो दूसरा वाला देखिए, टोटल एसेट टू डेट, लिक्विडिटी का नाम होगा, वही दो ही है लिक्विडिटी में, इसमें 5 है, हम 4 पढ़ाएंगे आज, 5वां वाला प्रॉफिटेबिलिटी के बाद ही पढ़ा पाएंगे। तो अभी ये फर्स्ट हुआ। ये पहला हुआ, तो आज पहले चारों खत्म कराएंगे आपको पढ़ाना, फिर एक एक 2 सम कराएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला सवाल चैप्टर जो है ना, ये 100% कवरेज होना है। आप एक भी सवाल नहीं स्किप कर सकते। इशू ऑफ शेयर्स में बोलिए, मैंने आपको कुछ प्रेशराइज नहीं किया था कि सारा करो, क्योंकि संभव भी नहीं था और करना भी नहीं था। लेकिन रेशियो एनालिसिस करते समय आपको सीरियली बनाने पड़ेंगे सारे सवाल, और मैक्सिमम तो मैं क्लास में ही करवा रहा हूँ आपको। 11 से 20 तो मैंने ही करवाए आपको, 1 to 10 तो ईजियर वाले हैं, वो एक बार आप घर पे कर लेना। सिमिलरली आज मैं जितने भी लास्ट वाले सवाल हैं मैं करवाऊंगा, पहले वाले आप खुद से कर लेना। नहीं होगा क्लास में, डाउट क्लास में सॉल्व कराएंगे, पर करना होगा। चलिए नेक्स्ट वाला होगा हम लोग का टोटल एसेट्स टू डेट। इक्विटी और लेवरेज कैपिटल से लगभग वो फाइनेंशियल मार्केट में यूज करते हैं, और ये इधर बोलते हैं लेवरेज का होता क्या? वही डेट के कॉन्सेप्ट से, कि फ्री इंटरेस्ट का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो इक्विटी से मिल रहा है, और जो आपको एक्चुअली में डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आपका डेट से आ रहा है। सो कौन सा ज़्यादा होना चाहिए उस पर लड़ाई है, वही कहानी को लेवरेज रेशियो बोलते हैं। डेट इक्विटी ही है, फॉर्मूला तो सेम है, टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट, फॉर्मूला भी वही होगा। अच्छा, कुछ बार ना बदमाशी किया है, 4वीं आप बुक खोल के देखिएगा, क्योंकि 4वीं बुक लाके दे देती है, देखो देखो, कभी कभी ये लोग बोलता है डेट टू टोटल एसेट। तो अगर टोटल एसेट्स टू डेट है तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एसेट्स बाय डेट। और अगर डेट टू टोटल एसेट है तो भैया कुछ भी पूछ सकता है, हाँ दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, दोनों सेम है भाई। शेयर होल्डर्स सॉरी नहीं, ये हो गया टोटल एसेट्स टू डेट। मतलब ये मेरे को घर के लिए ना बहुत अच्छा अमेजिंग लगता है। अंकुश पता नहीं आप पूछ पाएंगे नहीं पूछ पाएंगे, आज घर पे जाना पापा से पूछना, पापा ये जो हम लोग का घर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, जो भी हमारे एसेट्स हैं, इसमें कितना अभी हम लोग का EMI चल रहा है, मतलब लोन पे कितना है। बेसिकली वी वांट टू सी द बिजनेस बिलोंग्स टू ओन आउटसाइडर्स कितना। वी वांट टू सी दैट ऑल दीज एसेट्स दैट यू हैव, how much percentage or basically of that is belonging to the outsiders. And I have I'm a very small firm, but I am a very proud firm. मैं ना एक चीज़ के लिए बहुत प्राउड हूँ कि मैंने आज तक
कभी कोई लोन नहीं लिया है। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सारा का सारा पैसा हमारा बूटस्ट्रैप्ड है। और मैं मानता हूं कि हाँ ट्यूशन सेंटर ही है भैया, आप कोई रिलायंस का एम्पायर तो खड़ा नहीं किया तो ये बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, पर काफ़ी एक्सपेंशन किए हैं यार हम लोग। मतलब अगर आप आज से 5-6 साल पहले आर किसी को देखते तो ये जगह आप पहचान नहीं पाते। कुछ वीडियोस ना हमारे आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस के पेज पर हैं, फेसबुक वाले। तो हम तो रिकॉर्डिंग कोविड से नहीं कर रहे हैं, हम 2013 से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये कैमरा नहीं था, 12-13 हज़ार रुपये का एक कैमरा लिए थे, प्लास्टिक चेयर वही वाली थी सिर्फ, ये सब तो कुछ भी नहीं था। ज़मीन पूरा मोज़ेक था, यहाँ पे पूरा डैम्प था, ये सब कुछ नहीं था। स्मार्ट बोर्ड तो आप खुद देखें आते हुए, एसीज भी आप देखें एक आध नया आते हुए, मतलब इट वॉज अ वेरी डिफरेंट प्लेस। बट नन ऑफ द टाइम्स आई हैव एवर टेकन अ लोन फॉर दैट। वी हैव अर्नड प्रॉफिट्स, reinvested those profits, expanded, earned profit, reinvested those profit, तो I have zero debt। जो कुछ भी एसेट्स है ना यहाँ वो मेरे को बिलोंग करता है, मतलब कैपिटल की तरफ है। C प्लस L इक्वल टू में L जीरो है मेरा। देयर इज नो आउटसाइडर लाइबिलिटी, ओनली एंड ओनली कैपिटल। उसी को आपने वर्ड यूज किए होंगे, सुने होंगे, बूटस्ट्रैप्ड है। वी हैव नेवर रेज्ड मनी फ्रॉम आउटसाइडर्स, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बूटस्ट्रैपिंग। सो टोटल एसेट्स टू डेट या डेट टू टोटल एसेट आपको वो बताता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टोटल एसेट्स बिलोंग टू योर आउटसाइडर्स। जहां टोटल एसेट्स क्या होगा, सारा एसेट्स बताओ ना, एनसीए प्लस सीए। एनसीए में पीआईसीआई एनडीएलओ, रट लो, 100 बार बोलूंगा क्लास में, पीआईसीआई एनडीएलओ और सीए सीआईटी सीएसओ। या बहुत बच्चा भी चिढ़ सकता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस सीएल प्लस एनसीएल। बोला बट ये तो लाइबिलिटी है। हाँ तो बैलेंस शीट का टोटल तो सेम है, या तो ए ले लो या सी प्लस एल ले लो, बैलेंस शीट टोटल चाहिए तुमको इधर, यस और नो। बाय डेट कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टोटल, सिर्फ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, एलटीबी प्लस एलटीपी। ये भैया क्या होगा, PICINDLO और CITCSO और एनी साइड से बैलेंस शीट टोटल। हाँ पर देखो शेयर होल्डर फंड दे देगा, फिर तेरे को क्रेडिटर दे देगा, फिर तेरे को बैंक लोन दे देगा, तेरे को डिवेंचर दे देगा। तो तेरे को समझना होगा कि यही है बस, इसी से हमको टोटल एसेट निकालना है। अब क्या किया, सब ऐड कर दे, लाइबिलिटी साइड का सारा मसाला है। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट है। तो टोटल किया क्या आ गया, बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट एसेट। और उसमें से एक ही चीज है जो डेट की कैटेगरी में गया, डिवेंचर। सो डिवेंचर बाय टोटल एसेट चलेगा। जीरो 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 है ही नहीं तो क्या होगा, इन्फिनिटी तक आंसर नहीं आ सकता। भगवान ना करे डेट टू टोटल एसेट इन्फिनिटी, तुम्हारा ओनर कितना मालिक है, इन्फिनिटी। मतलब भगवान ना करे आउटसाइडर इन्फिनिटी के ओनर हो जाए, डैश कर देना। ठीक, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, ये इसका उल्टा है। हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें ओनर कितना बिजनेस में पैसा लगाया। गेस करो ना वारिजा, इक्विटी नहीं बोलेंगे आपसे क्योंकि प्रेफरेंस भी है। शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट, ये मेरा 100% है, मेरे लिए ये 100% है, यस और नो। वॉट एवर टोटल एसेट्स आए, इफ माई डेट टू टोटल एसेट इज नील, आप ही बोले ना, तो पूरा पैसा कौन लगाया, शेयर होल्डर्स फंड। तो ये टोटल एसेट्स डेट का उल्टा है। हाँ उल्टा नहीं बोल सकते, मतलब डेट के जगह वो एमपीसी है तो ये एमपीएस है। ठीक है, बन होगा। हाँ टोटल एसेट इन्हीं का हो सकता है। यहाँ तो आप बाहर से पैसा उठाओगे, या तो घर से पैसा लगाओगे, और कहाँ से लाओगे, इन लोगों का भी ऐड करके बंद होगा नहीं।
होना तो चाहिए सर। क्रेडिटर वेटर शॉर्ट टर्म नहीं ले रहे ना आप, तो ना आप करंट एसेट का फंडिंग देख रहे हो, क्या पता क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, उसको तो आप ले ही नहीं रहे डेट में। पर वो तो टोटल डेट में तो है ना वो, अच्छा आप तो खाली एलटीडी ले रहे हो। हाँ डेट प्लस एसेट टोटल होता तो वो तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस सीएल प्लस एनसीएल है, और यहां पर आप सिर्फ एनसीएल ही ले रहे हो, और एनसीएल में भी आप ओ नहीं ले रहे हो, तो प्रूवेबल नहीं है ये, चलेगा। लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्लीज मत बात करिए ना, अच्छा टाइम पे कर रहे हैं, आधी घंटा के ऊपर बचता है, तो मतलब दो दो करके अगर हम सवाल कर दे, टोटल में मतलब लगभग 20 सवाल है। कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैं नहीं लिखूंगा, विदिशा हमको फॉर्मूला बताएगी, पर विदिशा विल गिव यू एवरीथिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो मैम, आई वॉन्ट टू नो माई प्रॉफिट कैन सस्टेन माई इंटरेस्ट हाउ मेनी टाइम्स, इंटरेस्ट टू लॉन्ग टर्म डेट। मान लीजिए आपका डिवेंचर 1 लाख का है और उस पर 10% इंटरेस्ट है, 10% डिवेंचर, तो 10,000 का इंटरेस्ट है, आपका प्रॉफिट 50,000 का है 5 टाइम्स, तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? फिर से सोचो आराम से, जो आप 5 टाइम्स बोले राइट आंसर दिए। नाउ डोंट थिंक मैथमेटिकली, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, हाउ डिड यू गेट 5 टाइम्स? वापस से फिर से 1 लाख का डेट है, उसका 10% इंटरेस्ट है 10,000, 1% इंटरेस्ट तो 10,000 क्या है इंटरेस्ट, और आपका प्रॉफिट है 50,000 का। तो विदिशा बोली भैया आपका प्रॉफिट आपके ब्याज को 5 बार सह सकता है, you with your profits can sustain your interest 5 times. So नहीं वो वही बोलेगी, प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट कौन सा चाहिए अपने को जानते हैं? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो बड़ा बड़ा शब्द ये लोग यूज करते हैं ना, तुम्हारा इबिटा क्या है, तुम्हारा ये क्या है, वो क्या है, देखेंगे शार्क टैंक में, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, इबिटा है सॉर्ट ऑफ। ऑपरेशन में ना बहुत और भी चीजें होती हैं अंकुश, अब रेशियो एनालिसिस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखेंगे आज तो नहीं, जब प्रॉफिटेबिलिटी होगा। नहीं ग्रॉस नहीं हुआ सर, सैलरी हटाना है, बैड डेट हटाना है, रेंट हटाना है, पीएल का सब हटाना है, बट टैक्स नहीं हटाना है, इंटरेस्ट नहीं हटाना है। बिना ब्याज के बिना टैक्स के कितना कमाते हो? बाय इंटरेस्ट, बस इंटरेस्ट। हम लोग का प्रॉफिट कितना हमारे इंटरेस्ट को सह सकता है, इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। डेट पे इंटरेस्ट पर अगर मैं आपको पैट दे दूं, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐड करना और इंटरेस्ट दे दूं, इंटरेस्ट को ऐड करना इंटरेस्ट को तो ऐड करना होगा, लेकिन साथ साथ टैक्स भी ऐड करना होगा। पहले क्या डिडक्ट होता होगा? पहले इंटरेस्ट नहीं यार, पहले तो ब्याज आएगा, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। पहले टैक्स देके ब्याज थोड़ी ना देंगे हम लोग, टैक्स किस पे देते हैं? अपना प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो सारा खर्चा के बाद देते हैं भाई, तो पहले तो ब्याज देना होगा, ब्याज के बाद जो बचेगा उसका नाम होगा PBT, फिर आप टैक्स देंगे तो आएगा पैट। तो लास्ट क्या डिडक्ट किए हैं? टैक्स। तो पैट के बाद आप टैक्स ऐड बैक करेंगे तो क्या आ जाएगा? PBT आएगा। अभी तो टैक्स डिडक्टेड है उसमें, तो ऐड बैक हुआ, अब फिर आप इंटरेस्ट ऐड बैक करो तब आए PBIT, फिर इंटरेस्ट को उससे डिवाइड कर देना। पैट पे सबसे पहले आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट, पहले ऐड करेंगे टैक्स और फिर करेंगे इंटरेस्ट। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशंस, जिससे आप डिविडेंड देते हैं, रिजर्व्स देते हैं, है ना, डिविडेंड्स। टैक्स के बाद आप फिर अपना डिविडेंड डिस्क्लोज करते हैं, उसको अप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। आप लोग तो कंपनी वाले बच्चे हैं, तो आप लोग नहीं जानते फंडामेंटल में अप्रोप्रिएशन क्या होता है, तो आप पार्टनरशिप में जब पढ़ेंगे ना अप्रोप्रिएशन आएगा उसमें। बहुत बढ़िया चीज़ पूछ लिया। चलो पैट सुनिए ना, कितना, इसीलिए ना हम बोलते हैं माहित लाइफ में बहुत तरक्की करेगा, देखना। हाँ
वो हम नहीं बोले क्या, आज बोल देते हैं। माहित लाइफ में बहुत तरक्की करेगा। 3 लाख रुपए का पैट। अच्छा सुना जो नहीं बच्चा, भैया फर्क क्या पड़ता है, आईडी तो करना है, पहले कुछ भी ऐड करिए। माहित का सवाल ये है कि भैया 3 लाख का पैट है, टैक्स 10,000 है, 20,000 का इंटरेस्ट है, क्या फर्क पड़ता है हम 10 के पहले ऐड करें कि 20 बाद में ऐड करें? कैसे डिफरेंस आएगा यार? 3 + 20 + 10 3 30, 3 10 + 20 तो भी 3 30, ऐड ही तो करना है। अगर हम तुमको टैक्स दे दें तो सेम है, पर अगर हम तुमको टैक्स ही ना दें और हम तुमको बोले टैक्स का रेट था 30% और इंटरेस्ट को हम तुमको दे दें 1 लाख रुपए का, ये 9 लाख कर देते हैं। तो पहले आपको टैक्स था, ये बच्चा बोलता है इसका 30% निकालो, ना ना, ये 30% काटने के बाद 70% बचा हुआ है। हाँ, 70% ऑफ x = 9 लाख। यहाँ जो हम रील बनाए हैं अभी आज, x को जाने दो। दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट, 100% की 70, सो दिस इज 70, व्हाट इज 100? 9 लाख बाई 70 × 100, सेम ही आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट फिर इंटरेस्ट ऐड करेंगे। कुछ बच्चा लोग गलती सोचिए क्या करेगा, 9 लाख पे पहले 1 लाख ऐड करेगा और बोलेगा 10 लाख की 70%, मतलब 10%, 30% ऑफ 10 लाख = x करके करेगा, गलत हो जाएगा। पहले टैक्स ऐड बैक होगा, फिर इंटरेस्ट ऐड बैक होगा। तो ताकि ज्यादा टैक्स नहीं, क्योंकि राइट आंसर है, क्योंकि लास्ट डिडक्ट क्या हुआ था प्रताप, टैक्स डिडक्ट हुआ था, तो सबसे पहले टैक्स ऐड बैक होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड बैक होगा। बोलिए। यस सर, हमको चाहिए तो पीबी ना, नहीं एक्स लेना होगा। सोच कहते जो 30% ऑफ एक्स काट कर आपके पास 9 लाख रुपया बचा है, सो लेट द पीबीटी बी एक्स। नहीं पता तो क्या करें, लेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स, एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स = 9 लाख। तो ये अमाउंट वो निकलता है जो इंटरेस्ट हटाने के बाद मिलता है। जी, फिर इंटरेस्ट भी ऐड बैक करिए। हाँ, तो मतलब सपोज x मेन अमाउंट है, उसमें से इंटरेस्ट हटा के पीबीटी निकलता है। जी। और पीबीटी को हम लोग x मान लें इसमें। जी। ये वाला। अभी करेंगे ऐसा, सवाल बहुत है किताब में। बोल। जी सर, बुक लाए हैं क्या? 4वीं किताब लाती है, दिखाई देगी ना, ये देखो। रिस्पॉन्सिबल है शायद। आज वंशिका का तारीफ करेंगे। आज वंशिका फालतू टाइम वेस्ट एकदम भी नहीं कर रही है, एकदम बात नहीं कर रही है, खीखी नहीं कर रही है। वेरी गुड वंशिका। तो एटलीस्ट हम नहीं देखे ना, अभी तारीफ कर रहे हैं, करने दो, क्योंकि इको में पता नहीं क्या इस पे माथा चढ़ता है, ये नहीं पढ़ाने देती हमको। हाँ, वो तो हम बोले भी नहीं। बोरिंग है वो। नहीं है, पक्का आज का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और तुम फिर वो करवा दीजिए, वैल्यू एडेड मेथड बता हुआ है। पर आज आईडी लिख दी है ना, उसका एक जो बचा हुआ है, बस एक ही सेक्शन बचा हुआ है। 25 to 40 आईडी करेंगे। आईडी एक बच्चा क्या घटिया है मालूम है, पूरा क्लास में बैठा, बोला प्लीज़ भैया आईडी कराइए, आईडी कराइए, आईडी कराइए। अब तो आया, चला गया। बोला इसलिए बोल रहे थे आईडी कराने क्योंकि हमको करना नहीं था आज क्लास। क्या आदमी है यार, क्लास रखवाया आईडी का, क्योंकि बोला भैया हमको बाहर जाना है, हम इको क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आईडी रखवाए। अरे इतना खराब पढ़ा रहे हैं आईडी कि अगर क्लास मिस करना है तो आईडी का कर ले। नहीं हो गए क्या? हाँ, क्या भेज रहा है भाई तुम लोग? आज हम डांटेंगे भी नहीं, पता है क्यों? आज मैं इतना खुश है ना, हम रिजल्ट देखे हो, माइंड ब्लोइंग। नहीं, नॉट अ चैलेंज ब्रो। कॉफी मशीन नहीं आया अभी तक। नहीं यार, स्कैम करेगा। रुक, अगर अगला हफ्ता तक नहीं आया तो हम तुमको नीचे से घर से ला के दिया करेंगे, ठीक है?
नहीं, नहीं बस करेंगे आप हाँ। चलिए तो 25 नंबर्स हम पहले करते हैं। 25 to 40 में देखिए मैं आपके साथ, चार्जर है? ये आईफोन है? ये वो है ना हम लोग के पास आती थी, क्या नाम है? सुनिधि। सुनीति कैसी है वो? पढ़ाई वढ़ाई कर रही है? बढ़िया। चलिए बोलिएगा फटाफट, कहीं से भी 25 नंबर से नहीं भेजे हम? भेज दिए यार। पढ़ ऋषित। डेट इक्विटी का फॉर्मूला बता। सबसे इजी फॉर्मूला इसी का है, क्वेश्चन में ही आंसर है। डेट इक्विटी का आंसर क्या है? डेट बाय इक्विटी। और डेट में क्या लेते हैं? सीटी। अभी किया है, देखना एक बार घुमा के देख। डेट में क्या लेते हैं? लॉन्ग मतलब एलटीडी लेते हैं। और एलटीडी में क्या लेते हैं? इक्विटी में क्या लेते हैं? शेयर होल्डर्स फंड में क्या लेते हैं? एंड रिजर्व्स इन सरप्लस। बोलिए सर कहानी क्या है? दे दिया। ये किसका पार्ट है, डेट का कि इक्विटी का? 3 लाख। कितना? 50,000। ये किसका पार्ट है? 1,60,000। लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड। किससे माइनस करेंगे? रिजर्व से, मतलब इक्विटी से। हमेशा बोले ना एम्प्लॉय का जो प्रोविजन है वो एलटीपी का पार्ट है। तो सर ये किस हेड के अंदर आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस उससे माइनस होगा ना माइनस। सर पर इसमें रिजर्व्स एज अ होल दिया दिया हुआ है। रिजर्व्स दिया हुआ है 60,000। हां 1,60,000 तो उसमें 50,000 एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो ऋषित, कुछ गलती कर रहे हो। रिजर्व्स है 1,60,000। ये टोटल रिजर्व्स दे दिया है तो चुपचाप वही उठा के ले लो ना, उसमें तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है सब। अगर हम तुमको शेयर कैपिटल दे देते, शेयर होल्डर्स फंड सॉरी, और इक्विटी दें और रिजर्व्स एंड सरप्लस दें, अलग से जोड़ोगे कि सीधा शेयर होल्डर्स फंड उठा लोगे? अगर हम तुमको टोटल रिजर्व्स दे दें तो ऑलरेडी एडेड है ना उसमें। रिजर्व्स तो लिखा है तो बस एडेड है उसमें। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख ऊपर जाएगा। तो ये 50 नहीं आएगा। फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स डेट में जाएगा। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज विद डेट इक्विटी रेशियो में चाहिए मैच। नहीं अरे रुको ना, हम बता रहे हैं, आगे बताओ। कितना? 60,000। अब ये 1,60,000 फिर से बताओ। रिजर्व्स है ये तो। और यहाँ पे हेडिंग क्या है? नो ब्रो वेट, इधर। तो ये कैसे टोटल मान लिया आप लोग? रिजर्व्स हेडिंग है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग है? तो ये खाली रिजर्व है तो सरप्लस ही पीएल है। अब पीएल नेगेटिव में है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। नहीं समझे? प्लस की माइनस 50,000। बहुत बार आपको रेशियो एनालिसिस में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, वो छोड़ दीजिएगा। लाइक करंट एसेट करंट लायबिलिटी इज नॉट रिलेटेड इन दिस रेशियो, जस्ट इग्नोर इट। कितना डेसिमल में बताइए ना? 1.3 by 2.3। डेसिमल में 0.57 हां ठीक है। और 0.565 तो 0.57 नहीं होता है। तो 307 तो
बारिजा सर मतलब आंसर नहीं पूरा सर इन क्वेश्चंस में क्या आंसर का रेशियो भी दिखाना होगा सर गलत है 0.6 आएगा। चलो देखते हैं। नहीं सर 0.5 हां भाई राउंड ऑफ बारिजा व्हाट इज योर न्यूमरेटर 2,60,000। व्हाट इज योर डिनोमिनेटर 2,60,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000 0.565. You will round it off to 2 decimal places. You will round 23 by 60 13 by 23 करेंगे। 13 by 23 करेंगे। बचपन में तुम लोग एबेकस नहीं किया था क्या? तो क्या किया था? वही डैमेज हुआ है। आई थिंक दैट इज द रीजन। I now know where not to put कायनात for math. No abacus. राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना यार। बाबा 0.565 को आपको 2 डेसिमल प्लेस पे रखना है। नेक्स्ट सम ये कौन सा था? 27 बताएगा प्रियम। 26 होमवर्क। आप समझ रहे हैं? ऑल्टरनेटिव कभी रैंडम जंप करेंगे, कभी कुछ करेंगे। कोई फोन कर रहा है यार। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो मतलब वो भी निकालना है। इसका मतलब सॉरी फिर से बोलिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ तो दोनों करंट रेशियो और क्विक रेशियो भी निकालना है। दोनों निकालना है। लॉन्ग टर्म में कौन कौन सा बोला है बताया है क्या? लॉन्ग टर्म बोला है तो चारों निकालने पड़ेंगे फिर। तो खाली हेडिंग होगा देख ऊपर में शायद डेट इक्विटी का। अरे बुक में जहां से 25 नंबर स्टार्ट है। अच्छा इंफॉर्मेशन देख के शायद जज कर पाए। क्या पता शायद टोटल एसेट निकालने का ढंग ही ना हो, कुछ निकाल ही नहीं पाए, शायद इसीलिए सिर्फ डेट इक्विटी बोल रहा हो। हाँ आई एम टेकिंग बैक। हाँ कि आप अब फिर आप मस्ती चालू कर दिए। सोचिए इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे। हाँ चलिएगा बोलिए सर। अच्छा डेट इक्विटी निकाल रहे हैं। हाँ तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? 27। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, नेक्स्ट फ्राइडे जब भी ये फ्राइडे आप आएंगे होमवर्क नहीं करेंगे मैं जेन्युइनली घर भेजूंगा। मत बोलना भैया आप बोले नहीं। यू हैव टू फिनिश ऑल सम सीरियली विच वी आर नॉट डूइंग इन क्लास। भैया हम ट्राई किए हुआ नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर आप नहीं करके आएंगे मैं आपको चाहे जितने भी आप दूर से आते हो, जितने भी आप प्रिय हो मेरे को, मैं नहीं देखूंगा, मैं आपको घर भेजूंगा। वी हैव टू अग्री ऑन दैट, ओनली देन दिस विल वर्क। अदरवाइज रेशियो एनालिसिस से आपका मार्क्स कटेगा। लॉन्ग टर्म डेट पूछा था ना वो अभी। अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है तो वो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अनलाइक द लास्ट सम वेयर ओनली रिजर्व्स आर मेंशन्ड, सो यू टुक अदर सरप्लसेस एज वेल। यू टेल मी अगेन व्हाट्स योर इक्विटी, सॉरी कैपिटल। इक्विटी है ये, शेयर कैपिटल है कि इक्विटी है? सिर्फ कैपिटल है। तो अगर इसमें प्रेफरेंस दे देगा तो ऐड मत कर देना, ये टोटल शेयर कैपिटल है। You will to understand share capital has two parts, equity and preference. Share capital total has been given, so if there is a breakup of equity preference ignore that. फिर अब अगर हम तुमको सिक्योरिटीज प्रीमियम दे देते वारिजा इसमें, भैया रिजर्व एंड सरप्लस टोटल दे दिया ना आपने, तो इसका मतलब इंक्लूडेड है। नेक्स्ट फिर इग्नोर करिए क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ा हुआ है। 10% is just the interest rate, nothing to do with that right now. Add होगा।
करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, चुपकी दे रहा है, और फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी, चुपकी दे रहा है, फिर डेप्रिसिएशन है। चुपकी दे रहा है। चुपकी मतलब क्या? वो टोटल एसेट्स में आएगा ये सर। पर अभी तो निकालना नहीं है ना। अगर आता तो हाँ। टोटल एसेट्स में आता। तो आप जो बोले थे कि इससे निकलेगा नहीं टोटल एसेट्स, वो भी तो नहीं हुआ। पर हम बता रहे हैं क्योंकि बुक में पहला रेशियो डेट इक्विटी है एंड वी आर डूइंग सम्स ऑन डेट इक्विटी फर्स्ट। हाँ, पर अब देख पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास, पीपी नहीं है दिया है क्या? पर इस सब में निकालना नहीं है यार अभी इसमें, क्योंकि हम आप वैलिड बात बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि आप गलत बोल रहे हैं। अभी क्या है ना, सम स्टार्ट हो रहा है 25 नंबर से, डेट इक्विटी से लेके 30 तक चलेगा डेट इक्विटी। हाँ सारा जी। वारिजा, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैम। 50 लाख बाय 25 लाख, 3:1 राउंड ऑफ कर दिए भैया। लास्ट सम में आप राउंड ऑफ कराए थे। आप गलत है। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू। क्वेश्चन पेपर देख यार, मेरा गलती है, आई एक्सेप्ट। हम झुला रहे हैं तुम लोग को, हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे पक्का। नहीं पक्का से आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई हैव बीन डिलेइंग। आई प्रॉमिस आई विल गिव इट टू यू इन योर नेक्स्ट क्लास। देयर इज नो एक्सक्यूजेस, इट्स माई फॉल्ट। आई हैव बीन जस्ट अ लिटिल लेजी एंड नॉट गेटिंग इट। आई प्रॉमिस नेक्स्ट क्लास। ये लोग एग्जाम दिया था, उसका आंसर स्क्रिप्ट इन लोग को नहीं दिया हूँ, पर हम आपके लिए एक बेनिफिट कर देंगे आज ही, बिकॉज यू गोइंग टू कम नेक्स्ट मे बी ऑन फ्राइडे। आई विल सेंड यू दी सोल्यूशन शीट, सो इफ यू वांट टू सी। ओ नहीं तो फिर अब दिया फ्राइडे को आए। फ्राइडे नहीं आएंगे? कहाँ जा रहे हैं? सिंगापुर। गुड, बोलो पंचिका। नेक्स्ट इज 31। 28 करवा दे, ठीक है। CACL करंट रेशियो, क्विक रेशियो निकाल ले। CA दिया है, CL दिया है। मेरा टारगेट आज है अलग अलग लॉन्ग टर्म डेट कराने, मतलब लिक्विडिटी सॉल्वेंसी कराने का। नंबर 28, डेट बाय इक्विटी। अच्छा, एक तो मन में आप एक तो PP लिख देते हैं। हाँ, कितना? 24,50,000। हाँ, 3 लाख का इंटेंजिबल है, 3,34,000 का करेंट एसेट है। अच्छा एक सेकंड, ये टोटल एसेट हो गया ना, बैलेंस शीट टोटल हो गया। अगर हम तुमको इसमें CL माइनस करवा दें और शेयर होल्डर्स फंड माइनस करा दें तो क्या आ जाएगा? डेट की लॉन्ग टर्म डेट। फिर से सुनो, ये तो टोटल और ये टोटल मैच होना चाहिए, बैलेंस शीट का नियम है। तो ये टोटल आया, हम तुमको शेयर होल्डर फंड दे दिया, अगर करेंट लायबिलिटी दे दिया अगर, तो क्या मिल जाएगा? अगर हम तुमको ये दे दिए तो शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। देखना अब इसी से करना है। क्या दिया है? करेंट लायबिलिटी दे दिया, वाह। फिर डेट भी दे दिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब डेट को चलो लिख दो, कितना? अरे बोल, 16 लाख। वो भी उसमें आईडी होता है 1 लाख। तो 17.5 लाख का क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आना चाहिए? वो नहीं आना, क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड, 84,000 करेंट लायबिलिटी। हाँ CL, और इसका टोटल वो आया 30,84,000। वो तेरे को खुद ही करना होगा यार। तो अब इसका टोटल से होता है, तो इसको इससे माइनस कर दे। तो याद है हम बोले थे ना, मास्टर रेशियो, मास्टर फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो यहां से आप शेयर होल्डर्स फंड निकाल ही नहीं पाते। तो वो फॉर्मूला का पार्ट नहीं है, पर उसके बिना कुछ होगा नहीं। शेयर होल्डर फंड कितना आ रहा है? 12। ये क्या था? डेट था ना। 17.5 लाख डेट था और 12.5 लाख इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड। कितना है रेशियो मेरा? 1.4:1। भाई जा, मदद चाहिए?
फिर से सर बैलेंस शीट टोटल निकाल पहले मेरे लिए, कितना आ रहा है? माइट सैड लग रहा है थोड़ा। 30,84,000 30,84,000 में टोटल एसेट पता है C प्लस एल इज इक्वल टू ए माहित, और दो एल तेरे को पता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ए पता है, करंट लायबिलिटी पता है, नॉन करंट लायबिलिटी पता है, तो टोटल लायबिलिटी पता है, तो ए माइनस एल कर दें अगर तो सी आ जाए, विच इज शेयर होल्डर्स फंड। करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो लॉन्ग टर्म आ जाए। देखिए बैलेंस शीट का ना टोटल दोनों साइड सेम होता है, यहां भी 30,84,000 आना चाहिए, यहां भी 30,84,000 आना चाहिए। जहां करंट लायबिलिटी 84,000 आपको दे दिया और लॉन्ग टर्म डेट आपको 17,50,000 दे दिया, तो क्या मिसिंग फिगर आएगा? वो कैपिटल ही होना होगा। तो शेयर होल्डर्स फंड आपको निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से, और उसको आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे। 829 भी कर लो, बच्ची बोल रही है डाउट है, चलो हम दिखाते हैं, चलो बुक में, चलो 29 चारवी बोलो। एक सेकंड बात कर लेना, एक सेकंड प्लीज। हाँ कर लीजिए। टोटल एसेट बैलेंस शीट टोटल कितना? 2,30,000। तो ये तो इधर भी 230 है, तो हाँ टोटल डेट 1.5 लाख का है, जिसमें 30,000 करंट लायबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 1,20,000। टोटल डेट का मीनिंग है CL प्लस नो NCL। तो भी डेट है। CL में जो कुछ भी है एस्टॉस, वो सब शॉर्ट टर्म डेट है, सब दो ही डेट है, LTD STD, और कोई डेट नहीं है। ट्रेड पेबल भी होता ना तो भी मानना होता तुमको कि वो शॉर्ट टर्म डेट है। फिर से सुन लीजिए, टोटल एसेट पता है, टोटल एसेट पता है, तो ये भी ये तो 30 ही होता। अब बोल रहे 30,000 का करंट लायबिलिटी है, और जिसमें टोटल लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल डेट, तो 1,20,000 आ गया लॉन्ग टर्म डेट, हो गया तुम्हारा 1,20,000 का। तो शेयर होल्डर फंड कितना हुआ? 80,000। तो मतलब 1,20,000 नॉन करंट लायबिलिटी है, 1,20,000 नॉन करेंट है। पढ़िए एक बार सवाल। टोटल डेट का मतलब नहीं, वो तो LTD होता है। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? बोले तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो टोटल जैन परिवार में खाली मेल है, फीमेल है कि दोनों है? दोनों है ना। तो अगर टोटल डेट पूछ रहे हैं, टोटल डेट पूछ रहे हैं, सुनिए ना, टोटल डेट में सिर्फ लॉन्ग टर्म है कि लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म है? और टोटल में से शॉर्ट टर्म हटा दे तो क्या आ जाए? तो बस माइनस कर दीजिए 1,20,000। मतलब ये टोटल सब, टोटल डेट में सब कुछ है और उसमें 30,000 शॉर्ट टर्म है, तो 1,20,000 लॉन्ग टर्म हुआ। और वो डेट ही है मतलब एक तरह जी से। भैया इसको 3:2 3 फॉर्मूला उसमें लेके आना होगा, छोटा में, लोएस्ट में 1.5 ना। कितना आ रहा है? 1.5 छुट्टी नहीं नहीं, आईडी है 32 लास्ट सम। कौन सा? प्रीवियस वाला 28 नंबर।
वो बहुत टेक्नोलॉजी अपने पास यार, तुम बस बोल क्या चाहिए तेरे को। ये रिडेम्पशन इज ओके है। क्या इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन है, वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे जाओ। 33 में क्या है, उसमें भी इंक्रीज डिक्रीज है। वो टोटल एसेट्स बाय डेट वाला है। टोटल एसेट्स बाय डेट। कितना आगे? शिट। 33 33 32 plus 1 Varija. Very difficult calculation. Also 34 minus 1. 34 खुद से ट्राई करेंगे क्या? 33 क्या खोजना क्या है? खोजना क्या है? तो टोटल एसेट्स बाय डेट। तो फिर आप रिलैक्स करो, 10 मिनट चिल मारो। शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल का पार्ट है ना।